जैसे हम इस्लामाबाद के दूसरे दौर की बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि ट्रंप को ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। और यह सिर्फ ईरान की ताकत नहीं है दोस्तों, दुनिया भर में जो हालात हो रहे हैं, दुनिया भर में नेतन्याहू को लेकर, हालात को लेकर जो तमाम देश ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि ट्रंप को अब ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो हैं, वो आप देख सकते हैं तेहरान पहुंचे ट्रंप का संदेश लेकर, और उनका स्वागत किया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने पूरे स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये बातचीत जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका है दुनिया भर में अपने रुतबे को बढ़ाने का। और यकीनन अगर इस हफ्ते के अंत में ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति भारत की थी, मगर हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसकी मैं चर्चा बार बार कर चुका हूं। मगर जैसे मैंने बताया, ट्रंप को झुकना पड़ेगा और ईरान बार बार कह रहा है कि हम शर्तों के साथ इस समझौते पर राजी होंगे। और आपसे बस कुछ देर पहले वार्ता में शामिल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने अपने ताजा बयान में, जो आपसे कुछ घंटों पहले रात को दिया गया था, उसमें बताया है कि इस्राएल का जुल्म रुकना चाहिए और लेबनान पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद गालिबाफ का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, लेबनान में पूरी और मजबूत सीजफायर का बनना हिजबुल्लाह की जबरदस्त प्रतिरोध और उनके डटे रहने वाली लड़ाई और रेजिस्टेंस एक्सेस की एकता का नतीजा होगी। अमेरिका को इस समझौते का पालन करना चाहिए। रेजिस्टेंस और ईरान एक ही है, चाहे युद्ध हो या सीजफायर। अमेरिका को इस्राएल फर्स्ट वाली गलती से पीछे हटना चाहिए। यहां पर दो संदेश मोहम्मद गालिबाफ दे रहे हैं। पहले कि बाज आइए इस्राएल फर्स्ट की नीति से, क्योंकि इस्राएल फर्स्ट की नीति से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि ईरान जो है ना लेबनान से खुद को दूर करेगा और ना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से, क्योंकि अमेरिका क्या कह रहा है कि आप हूथियों से दूरी बनाइए, हिजबुल्लाह से दूरी बनाइए, हमास से दूरी बनाइए। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस्राएल की ज्यादतियों पर लगाम लगाता है। वो इस्राएल जो रोज लेबनान में दर्जनों सैकड़ों लोगों को मार रहा है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि वो कौन से हालात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा ईरान के सामने। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है वो उसके खिलाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ये दावा कर रहा है कि वो बहुत ही आसानी से अपने जहाज वहां से भेज भी रहा है। नंबर 2, चीन ने भी अमेरिका को लाल आंख दिखाई है कि बाज आइए। अब मैं आपके सामने एक एक करके वो तमाम पॉइंटर्स पेश कर रहा हूं जो कि प्रेस टेलीविजन के इस लेख में आई है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है और उन्हें ईरान की शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर नंबर 1, ट्रंप की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद पता चला है कि कई जहाज चुपचाप अपने नाकेबंदी को बाईपास कर गए और चीन ने इस घेरेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। नंबर 2, नेतन्याहू भी अब मुश्किल में दिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के संकेत मिल रहे हैं और आईएमएफ ने भी नेगेटिव ग्रोथ को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। और यह दबाव लगातार ट्रंप पर है क्योंकि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया है कि हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की नेतन्याहू के प्रति जो मोहब्बत है वो दुनिया को बर्बाद कर रही है। आगे पॉइंट नंबर 3, इस बिना उकसावे और गैर कानूनी युद्ध को शुरू करने वाले नेतन्याहू को भी एहसास है कि उनके कदमों से अगर ग्लोबल मंदी आती है और ट्रंप को भी इसमें खींच लिया गया तो उसकी जिम्मेदारी उनकी सरकार पर ही आएगी। और ट्रंप को चिंता मध्यावधि चुनावों को लेकर है। नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है उसे बहुत बड़े डील के तौर पर पेश किया जाए, मगर वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसे ईरान की शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। इसके बाद एक और अहम बिंदु आपकी स्क्रीन पर, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में जो चिंता बढ़ रही है वो सप्लाई चेन पर दबाव की तरफ इशारा कर रही है। ट्रंप की जल्दबाजी और गलत फैसला लेने वाली सैन्य नाकेबंदी जो ईरान को सजा देने के नाम पर की गई थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ग्लोबल फूड क्राइसिस के खतरे में डाल रही है। ऐसा यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट ने सोमवार को दी है। अब वो जो तमाम खाड़ी देश जो ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे थे वो अमेरिका से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि बाज आइए। और ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा उठ जाए। गौर फरमाएं, जहां नेतन्याहू अमेरिका की पॉलिसी को ईरान के खिलाफ अपने हिसाब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब खुलकर अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मद की नाकेबंदी खत्म करे और ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बात साफ तौर पर कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियाद को डर है कि टकराव और बढ़ सकता है, जिससे रेड सी के शिपिंग रूट्स और सऊदी के तेल निर्यात पर भी खतरा बढ़ सकता है। तो तमाम चेतावनियां मिल रही हैं, चाहे वेस्टर्न एक्सपर्ट से, आईएमएफ से, सऊदी अरब से। अमेरिका पर दबाव बेतहाशा है और यही वजह मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जो इस्लामाबाद में समझौता करेगा, जो संदेश असीम मुनीर लेकर पहुंचे हैं, यकीन मानिए अमेरिका को झुकना पड़ेगा। और इसकी एक और वजह है, जहां ट्रंप के साथ उनकी अपनी जनता नहीं है। अमेरिकी जनता बार बार सड़कों पर उतर रही है नो किंग्स प्रोटेस्ट को लेकर। वहां ईरान के हुजूम को देखिए, लोग सड़कों पर हैं और किस तरह से वो लोग अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ हैं। ये प्रदर्शन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा और करारा संदेश है अमेरिका को, दुनिया को, कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। और इस प्रदर्शन में ईरान के बड़े बड़े नेता भी शुमार हो रहे हैं। आपने पूरे स्क्रीन पर इस प्रदर्शन को देखिए कि किस तरह से ईरान की जनता अपनी ताकत के साथ निकली है। देखा जाए, इस बीच अब मैं आपके सामने की तेहरान यात्रा के मायने और किस तरह से पाकिस्तान ग्लोबल आउटरीच, क्योंकि एक तरफ असीम मुनीर जो हैं वो तेहरान गए हैं, शहबाज शरीफ ने मध्यपूर्व का रुख किया है। क्या खबरें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर? सबसे पहले, पाकिस्तानी आर्मी चीफ इन तेहरान टू एडवांस नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स, यानी असीम मुनीर जो हैं वो अमेरिका का संदेश लेकर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख एक मैसेंजर बॉय बने हुए हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान गया है, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत का राउंड सेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के बीच जो नाजुक सीजफायर है वो एक हफ्ते में खत्म होने वाला है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और बुधवार शाम तेहरान पहुंचे। कहा गया है कि वो अमेरिका का नया मैसेज लेकर आए हैं और यूएस ईरान के बीच दूसरी बार बातचीत करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में रविवार को बिना किसी डील के खत्म हो गई। और सिर्फ असीम मुनीर नहीं पहुंचे तेहरान, पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री, खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मध्यपूर्व का रुख कर रहे हैं। और किस तरह की डिप्लोमैटिक ब्लिट्जक्रीग पाकिस्तान के लेवल पर हो रही है आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी तेहरान में चल रही मध्यस्थता मीडिएशन
रिपेट्रिएशन की कोशिश में शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिन के गल्फ दौरे के पहले पड़ाव के लिए सऊदी अरब में। पाकिस्तान की तेज डिप्लोमेटिक कोशिश ऐसे वक्त पर आ रही है जब अमेरिका और ईरान की आपसी समुद्री नाकेबंदी से तनाव भी बढ़ा है और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कुछ प्रगति के संदेश या संकेत मिल रहे हैं, जिसमें ईरान में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है और यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अल जज़ीरा की किम्बर्ली हेलकेट ने इस्लामाबाद से बताया कि असली जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है और पाकिस्तानी अधिकारी चाहते हैं कि इसे आगे बढ़ाया जा सके। शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे कि क्षेत्र के दूसरे देश भी अपना दबाव डालें ताकि अमेरिका ईरान के साथ नई बातचीत में शामिल हो और कोई डिप्लोमेटिक गलती या टकराव भी इस पूरे सौदे को नुकसान का सौदा पेश नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, वो टफ पॉस्चरिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से और अब भी कह रहे हैं कि साधना की बंदी नहीं हटाई जाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आखिरकार उन्हें झुकना पड़ेगा जमीनी हकीकत को लेकर। मगर उससे पहले मैं आपके सामने अमेरिका की जो टफ पॉस्चरिंग है उसका नमूना पेश करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान के सभी बंदरगाहों और उसकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लागू है और उनकी फोर्स मौजूद, सतर्क और नियमों का पालन करवाने के लिए तैयार है। इस नाकेबंदी को ईरान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बुधवार तक 9 जहाजों को वापस मोड़ दिया गया। मगर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके कई शिप्स वहां से गुजर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में ईरान क्या कहता है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो वो पूरे क्षेत्र में व्यापार रोक सकते हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ईरान जवाबी कार्रवाई में रेड सी, साथ ही खाड़ी और ओमान सागर के रास्ते होने वाले व्यापार को भी रोक सकता है। और यही चेतावनी सऊदी अरब दे रहा है, यही चेतावनी तमाम खाड़ी देश दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि रेड सी पर हूथियों के सारे ईरान अपना दबाव बना सकता है। मगर वो कौन से 3 मुद्दे हैं एक बार फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जिस पर चर्चा होनी है और ये उम्मीद की जा सकती है उस पर कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है। वो 3 मुद्दे आपकी स्क्रीन पर। मुद्दा नंबर 1 ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मुद्दा नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और मुद्दा नंबर 3 युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, क्योंकि ईरान ने कहा है उसे कम से कम $270 अरब का नुकसान हुआ है और उसने कहा है हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी, हमें इसकी भरपाई करनी होगी। और इसलिए वो कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमें कंट्रोल चाहिए। अगर अमेरिका हमें पैसे देता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हॉर्मुज पर कंट्रोल करेंगे। हर जहाज जो वहां से गुजरेगा उसे $20 लाख मांगेंगे जब तक हमारी नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। तो देख रहे हैं आप किस तरह से ईरान अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहा है और ट्रंप पर इस युद्ध को खत्म करने का जबरदस्त दबाव है। और जहां तक ईरान का पक्ष है वो भी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान अपने रुख में थोड़ी नरमी ला सकता है। हालांकि पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए वो कुछ और कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि अमेरिका कह रहा है कि आप 20 साल तक 20 ईयर्स तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ईरान 5 साल बता रहा है। ये फर्क दिख रहा है। हो सकता है इस फर्क को पाटने की कोशिश की जाए बातचीत के दौरान। ईरान की पॉस्चरिंग आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रकार और स्तर पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे एनरिचमेंट जारी रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसा ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सामने आया है। अल जज़ीरा के सोर्सेज ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिएटर्स न्यूक्लियर मुद्दे पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और इसी वजह से मुनीर का यह दुर्लभ कूटनीतिक दौरा हो रहा है। और जहां तक इसराइल की बात है, हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन में 21 अप्रैल को एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में फैसला होगा कि इसराइल के साथ व्यापार बंद होगा और इसराइल को हथियार नहीं दिए जाएंगे। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री जो कि ट्रंप की करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम इसराइल को हथियार नहीं देने वाले। मगर अभी एक बहुत ही करारा झटका लगा है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अल जज़ीरा की खबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक्सपर्ट्स ने सभी सदस्य देशों से कहा है कि वो इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दे। ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट में सामने आया है। पहले यूरोपीय यूनियन, उसके बाद इटली, अपने स्तर पर अब यूएनएससी ने कह दिया है कि आप हथियारों की सप्लाई रोक दें। अब हर गुजरते लम्हे के साथ ट्रंप का जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप इस शख्स नेतन्याहू के साथ खड़े हुए थे। अब खुद यूएन कह रहा है कि इन्हें आप हथियारों की सप्लाई ना दें। अब आप मुझे बताइए, ट्रंप के लिए नेतन्याहू के साथ खड़े होना हर गुजरता लम्हा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहां पर ईरान का दबाव नहीं है। देखिए ईरान युद्ध ने क्या किया है। ईरान युद्ध ने अमेरिका को तबाह कर दिया है। बेशक 3000 लोग आपने ईरान में मार दिए, मगर सही मायने में जो दूरगामी नुकसान है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप नेटो से बाहर आने की बात कर रहे हैं, पूरा यूरोप चाइना की तरफ जा रहा है, स्पेन ईरान के साथ खड़ा है, तमाम पश्चिमी देश देख रहे हैं कि ट्रंप की ज्यादती हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही है, ब्रिटेन तक लाल आंख दिखा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और ट्रंप ये सब देख रहे हैं और शायद उनके छोटे से दिमाग के किसी कोने में चल रहा है कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा इसराइल की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। ये जो मैं अगला वीडियो आपको दिखाने वाला हूं ना, ये अगला वीडियो वॉर से रिलेटेड नहीं है, मगर इस पर सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं। सब कह रहे हैं इसराइल पर खुदा का कहर। हालांकि मैं रैशनल हूं, मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूं कि आप जानते हैं इसराइल पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। जी हां, वहां पर इस कदर हालात थे कि बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मैं फिर कह दूं, जो चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है कि खुदा का कहर है, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। भाई एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हुआ। आप खुद देखिए अपने पूरे स्क्रीन पर कि क्या मंजर था। תיזהרי, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה, סגרתי את הדלתות. רק אצלנו בגודל בחוץ. יש עוד מעט. तो हर तरफ से इसराइल घिरा हुआ है और प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट पर देखिए जो कहता है बैंक ऑफ इजराइल सेज नेतन्याहू's वॉर कॉस्ट टू रीच 112 बिलियन इन 2026। सरल शब्दों में कहा जाए, नेतन्याहू ने जो इस युद्ध की शुरुआत की है, देश को करीब $100 अरब का नुकसान होगा। इसमें दो राय नहीं है कि नेतन्याहू लगातार जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जेल जाने से बचना चाहता है। पहले गजा में जुल्म किया, 70,000 लोगों को मार दिया। उसके बाद अब लेबनान में जुल्म कर रहे हैं, ईरान पर युद्ध छेड़ने की कोशिश की। मगर हो ये रहा है कि इसराइल अंदर से खोखला हो रहा है। इसराइल एक जबरदस्त आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। जब ये सब शांत होगा तब इसराइल को सही मायनों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो एक ऐसा दौर होगा जब अमेरिका भी एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा होगा और तब ये दोनों सुपर पावर्स अपने आप को बहुत मुश्किल में पाने